नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रचना भटनागर केंद्रीय विद्यालय संगठन की लाइव कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा पूरा विश्व आज एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है जिसमें हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि हमें और प्रकृति को स्वयं एक दूसरे से पुनः जुड़ने का प्रयास करना होगा। बच्चों, ऐसे हालात में जब आप और हम अपने देश प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने अपने घरों में ही रहकर अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, तो उस क्षण में केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो हमारे देश का एक अग्रणी शिक्षा संस्थान है, ने यह प्रयास किया कि यह एक छोटी सी कोशिश की जिसमें हम बच्चों से आमने सामने बात कर सकें। आप जानते हैं कि आज इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग बहुत सी चीज़ें स्वयं ही देख लेते हैं, परंतु जब आप अपने अध्यापकों से आमने सामने बात करते हैं तो जो जीवंतता प्राप्त करते हैं वही आपका सहयोग करती है। सारा जीवन वे बातें आपको सदैव याद आती रहेंगी। मुझे यह विश्वास है कि इन कक्षाओं के माध्यम से हम जो संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसे ग्रहण करेंगे और अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन्हें भी बड़े संयमित रूप से हमारे साथ बांटने का प्रयास करेंगे। हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें और समय समय पर आपका मार्गदर्शन कर सकें। मैं आज आपके समक्ष जो पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, वह है कहीं ना कहीं हमारी आज की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। हम आमतौर पर ये मानते हैं कि हम सब में देश प्रेम का भाव कूट कर भरा है। मानते हैं ना आप सब ये भाव अपने अंदर? यदि मानते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी बच्चा जो हमारे लिए इस लॉकडाउन के दौरान नियम बनाए गए हैं उनकी अनदेखी नहीं कर रहा। बच्चों, यह पाठ भी कुछ इसी प्रकार का संदेश आप तक पहुंचा रहा है कि हमारे छोटे छोटे किए गए कार्य हमारी देशभक्ति का परिचय देते हैं। समय पर किया गया हमारा कोई भी छोटा सा एक कार्य हो सकता है हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की सफलता, हमारे देश के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ संकेत कर रही हूँ कि यदि हमें कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए घर में रहकर, एक दूसरे से दूर रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर इसको हराना है, तो निसंदेह हम और आप इस पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित रखेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि हम घर में रहते हुए ही अपनी देशभक्ति का परिचय दें। अब ये तो संभव नहीं है कि हर व्यक्ति बंदूक उठाकर सीमा पर पहुंच जाए तभी वह देशभक्त कहलाएगा, नहीं ना, क्योंकि देशभक्ति के लिए आपकी छोटे छोटे कर्म, आपकी छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़े देश के स्वाभिमान का निर्माण करती हैं। कुछ ऐसा ही पाठ लेकर मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पहला पाठ है। विद्यार्थियों, जब भी हम
पाठ को आरंभ करने लगते हैं तो मेरा यह सोचना है कि यदि मैं लेखक के विषय में आपको कुछ ना बताऊं या आप लेखक के विषय में कुछ ना जान पाए तो वह उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि लेखक अपने मन के भावों को भाषा की सुंदर लड़ियों में मोती से सुंदर शब्दों से सजाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। वह हमें उस तथ्य से परिचित कराता है, उस सत्य के निकट ले जाता है जो शायद हमारे मन के किसी कोने में होता है, पर शब्दों के माध्यम से जब वह पुस्तक में आता है तो हमें उस लेखक का ऋणी होना चाहिए। हमारे प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। जैसे ही मैंने इंदौर कहा तो आप सबको यह समझ आ गया होगा कि हम उस इंदौर की बात कर रहे हैं जिससे सबसे स्वच्छ नगर का पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो यह हमारे लेखक जो हैं वह यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर उनका जन्म हुआ सन 1947 में। और आपको हैरानी होगी कि हम बात तो हिंदी भाषा की कर रहे हैं, परंतु हमारे लेखक साहब इंजीनियरिंग के छात्र रहे और अपनी नौकरी के लिए ही वह राजस्थान आ गए। भारत विविधताओं का देश है बच्चों, जिसमें अनेकों प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। भाषा की विभिन्नता, खान पान की विभिन्नता, त्योहारों की विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता आदि। हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी इंजीनियरिंग के छात्र थे और राजस्थान में अपने कार्य के कारण आ गए थे। उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। यह हिंदी की कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो हमारे ज्ञान में संवर्धन करती हैं। स्वयं प्रकाश जी ने बहुत सारी कहानी संग्रह लिखे हैं और उनकी विशेषता यह रही है कि उनकी जो कहानियां हैं वह आम जनजीवन से जुड़ी हैं। हमारे मध्यम वर्ग को, हमारी मिडिल क्लास को उनकी कहानियां जो हैं वह अपने लेखन के द्वारा प्रस्तुत करती हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो हमने और आपने नहीं सुनी है, जो हमने और आपने नहीं देखी है कि कैसे एक आम आदमी क्या क्या करता है, उसका व्यवहार कैसे क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। आशा करती हूँ मैं जो कुछ आपको लेखक के बारे में बता रही हूँ उससे आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ में मूल रूप से लेखक द्वारा हमें देशभक्ति का संदेश दिया गया है। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति किसी एक विशेष भूभाग, अब आप भूभाग से समझिए कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया की नहीं होती, यानी किसी एक विशेष चीज से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना देशभक्ति होता है। और इसके साथ साथ एक देशभक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों की रक्षा के लिए निरंतर अपने प्रयास जारी रखें। आप आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता बनने वाले हैं, तो आपको अपने जीवन में इन विचारों को कहीं ना कहीं अपने अंदर संजो कर रखना होगा कि यह देश हमारा है और इसका कल्याण हमारे द्वारा ही किया जाएगा। लेखक ने चश्मे बेचने वाले एक व्यक्ति जिसे कैप्टन के नाम से जाना जाता है और बहुत साधारण व्यक्ति है, उसके द्वारा किए गए एक अभूतपूर्व कार्य का, एक बहुत बड़े कार्य का वर्णन किया है। वह स्वयं तो बहुत अभावग्रस्त जिंदगी बिता रहा है। अभावग्रस्त का अर्थ यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि उसके पास आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ता नहीं है।
वह आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं है। उसने अपना पालन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए एक छोटा सा चश्मे के फ्रेम बेचने का कार्य अपना रखा है, परंतु वह अंदर से एक देशभक्त है और अपने इस काम को करते करते भी वह कहीं ना कहीं अपनी देशभक्ति का परिचय देता है। कैप्टन की इसी भावना को सम्मान देने के लिए हमारे लेखक बताते हैं इस कहानी में कि कैप्टन का चरित्र ऐसा है जो सभी देशवासियों को यह याद कराने का प्रयास करता है कि बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश हित के लिए समय समय पर कार्य किए हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देश के इतिहास में देखा जाता है। आप एनसीईआरटी के द्वारा जो किताबें डाउनलोड कर इस पाठ को पूरी तरीके से घर में बैठकर पढ़ भी सकते हैं, यानी आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर जाएं और पाठ के बारे में जानें। जैसा कि मैंने अभी पाठ की रूपरेखा में आपको समझाया है कि यह देशभक्ति एक साधारण व्यक्ति के कार्य तथा हमारा उससे क्या संबंध है, हम आज के जीवन में उसे कैसे ढाल सकते हैं, आज के जीवन में हम उसे कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों, यह एक लाइव कक्षा है जिसमें हम धीरे धीरे आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न, आपके विचारों को भी सम्मिलित करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगली कक्षाओं में आपसे रूबरू होते हुए, आपसे आमने सामने होते हुए बात कर सकें। आज प्रथम कक्षा में मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी। मैंने आपको लेखक के विषय में बताया, आशा है आप समझ गए होंगे। कहीं भी आप यह महसूस ना करें कि आपको सिर्फ सुनना है, आप अपने विचार रख सकते हैं और जब आप पाठ पूरी तरह समझ लेंगे तो हम इसको आपस में बातचीत के द्वारा हल भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम और आप इसके साथ जुड़ते जाएंगे और हम निसंदेह इस पाठ को पूरी तरह ग्रहण कर पाएंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ में दिखाया गया है कि हालदार साहब चरित्र हैं। हालदार साहब हर रोज कस्बे से गुजरते हैं। अब मन में प्रश्न आना चाहिए कि कस्बा क्या होता है। आप तो जगह जगह रहते हैं। एक छोटे से नगर को कस्बा कहा जाता है। एक छोटा सा शहर जैसे आप आसपास देखते हैं। जब आप बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं तो छोटे छोटे रास्ते में पड़ने वाले शहर कस्बा कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं। तो कस्बे में हर 15वें दिन के बाद हालदार साहब इसके प्रमुख चरित्र हैं जो अपनी कंपनी के काम से वहाँ से निकलते हैं। कस्बे में कुछ पक्के मकान हैं, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय हैं, एक सीमेंट का कारखाना है, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर हैं जिनको ओपन एयर थिएटर्स कहा जाता था। इसमें एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। नगर पालिका नगर में होने वाले कार्यों का संचालन करती है। उसके हित के लिए, नगर के लोगों के हित के लिए कई योजनाएं बनाती है और इसी नगर पालिका के कारण हालदार साहब ने देखा कि मुख्य चौराहे पर, जहां 4 राहें मिलती हैं, उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी थी। अब आप कहेंगे मूर्ति तो बहुत लगी होती हैं। हर नगर में, हर शहर से गुजरते हुए आपने देखा होगा कहीं छत्रपति शिवाजी, कहीं गांधी जी और कहीं बड़े बड़े नेताओं की बहुत सी तस्वीरें आपको मूर्तियां दिखाई देती होंगी। हालदार साहब हर रोज गुजरते हुए उसे, जब भी वहां से गुजरते तो उसको देखते थे, परंतु जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो उनके मन में ये भाव आया कि यह मूर्ति कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बनाई गई है और किसी अति उत्साही व्यक्ति ने इसे बनाया है। उन्हें लगा
उन्होंने अपने मन में अनुमान लगाया कि यह मूर्ति हो सकता है कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर के द्वारा बनाई गई हो, क्योंकि उसको सरकार द्वारा यह मूर्ति बनाने का संकेत मिला होगा। उसको ये कहा गया होगा कि यह मूर्ति आपको तुरंत बनानी है और कुछ निश्चित समय सीमा में बनानी है। तो उसने मूर्ति तो बना दी, परंतु चश्मा बनाना भूल गया। नेताजी की एक बहुत बड़ी पहचान उनका चश्मा है, और उनका यह चश्मा, बहुत आश्चर्य की बात थी कि यह चश्मा असली था। जो अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था, वह असली चश्मा था। हालदार साहब को यह बात बहुत पसंद आई कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की, परंतु चश्मा असली। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बार बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा होता था। हालदार साहब जिस छोटी सी पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाते थे, उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि क्या बात है भैया, ये चश्मा कौन बदलता रहता है? पान वाले ने हंसते हुए अपने दांत दिखा दिए। दांत दिखाना यानी मजाक उड़ाना। उसने हंसते हुए कहा कि अरे यह तो कैप्टन करता है, कैप्टन चश्मे वाला है जो यह बदलता रहता है। कैप्टन नाम सुनकर जो सबके मस्तिष्क में एकदम से विचार आता है दिमाग में, वो आता है कि कोई सेना से संबंधित व्यक्ति होगा। तो हालदार साहब ने भी ये सोचा कि हो सकता है कि वह कोई सेना का व्यक्ति रहा हो या सेना से सेवानिवृत्त हो, रिटायर्ड हो। लेकिन तब पान वाले ने उन्हें स्पष्ट किया कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो एक आम आदमी है जो घूम घूम कर अपने चश्मों को बेचता है, और जब उसका मन करता है तो वह नेताजी का चश्मा बदल देता है। जब उसके पास कोई ग्राहक आता है तो वह नेताजी का चश्मा उस पर बदल कर लगा देता है, और ग्राहक अगर वह चश्मे का फ्रेम चाहता है तो उसे दूसरा चश्मा प्रदान कर देता है। हालदार साहब को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति इस प्रकार भी चश्मे के फ्रेम को बदल सकता है। खैर, उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य इस बात पर भी हुआ कि उस व्यक्ति की इस भावना को हंसी में क्यों उड़ाया जा रहा है। एक बार हालदार साहब को उन्हें देखने का मौका मिला। उन्होंने पाया कि कैप्टन एक बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जिसने सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है, और वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेच रहा है। जब ग्राहक ने जो फ्रेम मांगा उसने उन्हें दे दिया, और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम दिया। अब हालदार साहब उसके एक तरीके से बहुत बड़ा उन्हें लगने लगा कि चश्मे वाला कैप्टन वास्तव में एक बहुत बड़ा देशभक्त है। परंतु उनके मन में यह भी भाव आया कि ऐसे देशभक्तों के लिए हमारे मन में जो सम्मान का भाव होना चाहिए, वह पान वाले के मन में क्यों नहीं? और उन्होंने अपने मन ही मन सोचा कि हो सकता है वह इस स्तर तक, इस लेवल तक न सोच पा रहा। ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ लेना देना नहीं है, वह इस प्रकार से अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा है। बच्चों, जब हालदार साहब इसी प्रकार 2 साल तक यह क्रम चलता रहा, 2 वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। हालदार साहब आते, कस्बे से गुजरते और कैप्टन को देखकर मन ही मन खुश होते निकल जाते। वह हर बार उसे एक सच्चे देशभक्त की उपाधि देते रहते थे। परंतु कुछ दिनों बाद जब वह कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कैप्टन नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा कि भैया वह कहाँ है? तो उसने कैप्टन अब नहीं रहा, यानी वह मर चुका था, वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। हालदार साहब की आंखों से आंखें नम हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा अब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा। परंतु
उन्होंने देखा कि ऐसा सोचकर कहीं ना कहीं उन्हें यह महसूस हुआ कि क्या अब देशभक्ति बस यहीं समाप्त हो गई? क्या कैप्टन के अलावा कोई नहीं है जो इस प्रथा को आगे बढ़ा सके? और यह सोचते हुए वह अपनी जीप में बैठकर आगे चली गई। बच्चों, जब आप इस पाठ को पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आप कहानी से जुड़ते जा रहे हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आप दूसरी बार किस प्रकार से कैप्टन को महसूस कर सकें, कैसे आप उसके और निकट पहुंच सकें, कैसे आप जान पाएं कि क्या वह सच में सेना में था या आज़ाद ही फौज का कोई साथी तो नहीं था। लेकिन फिर आप धीरे धीरे पढ़ते हुए पाएंगे, आपकी जिज्ञासा शांत होगी और आप पढ़ते हुए पाएंगे कि कैप्टन वास्तव में एक साधारण व्यक्ति था जो मन में देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत था, भरा हुआ था और वह अपनी देशभक्ति को इस प्रकार प्रकट कर रहा था। अंत में कुछ समय बाद जब कैप्टन के जाने के बाद, कैप्टन की मृत्यु के बारे में सुनने के बाद हालदार साहब फिर काफी समय बाद वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर उन्हें एक चश्मा उन्हें दिखाई दिया, पर इस बार चश्मा फ्रेम वाला नहीं था। इस बार चश्मा सरकंडे का था और यह बात उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर गई, क्योंकि सरकंडे का चश्मा का मतलब था कि यह बहुत ही छोटे व्यक्ति द्वारा यानी छोटे बच्चों द्वारा यह कार्य किया गया था। और नेताजी की मूर्ति जो बिना चश्मे की थी, बच्चों को भी नहीं भा रही थी और उन्होंने खेल खेल में सरकंडे का चश्मा, सरकंडा यानी बैम्बू, एक बैम्बू या तीलियां जिनको आप मोड़कर खेल खेल में चश्मे बनाते हैं, नेताजी का एक चश्मा ऐसे बना दिया गया था और बच्चों ने उसे लगा दिया था। यानी इस देश का एक एक बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटा नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अपनी देशभक्ति को प्रकट करने के लिए कहीं ना कहीं अनजाने में ही बच्चों ने बहुत बड़ा काम कर दिया था और कैप्टन द्वारा चलाई गई उस प्रथा को आगे जारी रखा। इस बात को देखकर, इस तथ्य को देखकर हमारे हालदार साहब आश्चर्यचकित रह गए कि जिस बात को वह सिर्फ सोचते रह गए वह बच्चों ने पूरी कर दिखाई और वह बहुत मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, क्योंकि अब उन्हें कोई संदेह नहीं था कि देशभक्ति कभी मर सकती है। उन्हें लगा कि देशभक्ति तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार चलती रहती है, बस उसे प्रकट करने का तरीका बदल जाता है। और हाँ, इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि हम जो देखते हैं हम उसी परंपरा का आगे निर्वहन करते हैं। सो आप अच्छी बातें देखेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी बातें ही सीखेंगे। बच्चों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सभी पाठ इसी प्रकार से पूरा सारांश के साथ समझा सकें तथा फिर आपको इसे पढ़ने का समय प्रदान किया जाए। अब आप अपने आप को इससे जोड़ कर देखें, महसूस करके देखें कि आप सच्चे देशभक्त हैं। जी हाँ, आप सब सच्चे देशभक्त हैं, दूर नहीं है। आप देखिए, पिछले 20 दिन से जो हम 19-20 दिन से हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश से इस विपदा को, इस आपदा को किसी भी प्रकार भगा सकें। तो हम सब जुटे हुए हैं अपनी देशभक्ति का परिचय देने में। बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो छोटी सी कहानी प्रस्तुत की है, इसके माध्यम से छुपे हुए मूल संदेश को समझने। सबसे पहले यह समझें कि आप कहीं भी कम नहीं हैं। यदि आप घर में हैं, यदि आप छोटे हैं, तो आपको जो कार्य दिया गया है, यदि आप उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण कर रहे हैं तो आप सच्चे देशभक्त हैं। उसके लिए आपको किसी तमगे की, किसी मेडल की आवश्यकता नहीं है।
आपके अपने मन की शांति ही आपका सबसे बड़ा मेडल है, आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैं सीमा पर नहीं जाती, परंतु सीमा पर जाने वाले सैनिकों के बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, जो हमारे लिए वहाँ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं अपनी देशभक्ति का परिचय दे रही हूँ। उसी प्रकार जब आपके पिता सीमा पर जाते हैं, भाई सीमा पर जाते हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उस समय आप उनके द्वारा उनके अनुपस्थित होने पर भी अपनी पढ़ाई, अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं, तो आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं। आप भी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। आप बच्चे हैं, आप शैतानी भी करेंगे, आप हंसेंगे, खेलेंगे, मुस्कुराएंगे, पर साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। आप पर हमारे भविष्य टिका हुआ है, तो कोशिश करें कि इस पाठ के संदेश को समझें और जहाँ है वहाँ रहकर भी अपना कार्य करते हुए अपने देश का, अपने विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बच्चों, हम आज की कक्षा अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय आपके समक्ष आएंगे। आप तब तक इससे संबंधित प्रश्नों को छांट कर रखें और हम आपस में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी जिज्ञासाओं को समय पर शांत किया जा सके। हम सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम इस लॉकडाउन के दौरान भी बातचीत कर सकें। धन्यवाद।